जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग विभिन्न घटनाओं और कार्यों के वैज्ञानिक कारणों के बारे में जानेंगे। 23 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनसे संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे रेल की पटरियों के बीच खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, लोहे की बनी सुई पानी में डूब जाती है लेकिन जहाज नहीं डूबती, ऐसा क्यों, है ना? या आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, गुब्बारा एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर फूट क्यों जाता है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न और उनके उत्तर आपके आपके लिए इस वीडियो में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले कि ये वीडियो हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। गुब्बारा एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर फट जाता है, क्यों? है ना? तो आप जानते हैं कि जब ज़्यादा ऊंचाई पर आप जाते हैं तो वायुमंडल का जो दाब होता है वह घटता चला जाता है। तो जब गुब्बारा एक निश्चित ऊंचाई के ऊपर जाता है तो गुब्बारे में भरी हुई जो गैस का दाब है वह वायुमंडल के दाब से अधिक हो जाता है। मतलब वायुमंडल का दाब कम होता है और उसकी तुलना में गुब्बारे में भरी हुई गैस का दाब अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में गुब्बारा फट जाता है। ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। सड़ा हुआ अंडा पानी पर तैरता है, क्यों? है ना? क्या है? सड़ा हुआ अंडा पानी पे तैरता है, क्यों? इसका जो उत्तर है वह आप जान लें कि चूंकि जो सड़ा हुआ अंडा होता है उसमें से जल वाष्प की मात्रा निकल चुकी होती है तो वो हल्का हो चुका है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जो विस्थापित जल होता है, अंडे के द्वारा हटाया हुआ जो जल का भार होता है वह अंडे के भार से अधिक होता है, सड़े हुए अंडे के भार से अधिक होता है ना? तो आपने पढ़ा होगा उत्प्लावल बल का सिद्धांत या आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में जब किसी वस्तु द्वारा विस्थापित जल का भार उस वस्तु के भार से अधिक होता है तो वह वस्तु क्या करती है? तैरती है ना? इसीलिए जब सड़े हुए अंडे में से जल वाष्प की मात्रा निकल जाती है तो हल्का हो जाता है, लेकिन उस अंडे द्वारा जो विस्थापित जल है उसका भार अंडे के भार से अधिक हो जाता है तो अंडा तैरता है। अगला प्रश्न है, बर्फ जल में तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? है ना? पूछा जा चुका है, आप ध्यान से देखें। अलग अलग बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बीओ में भी पूछने की संभावना है, टेट में भी पूछा जा चुका है ना? तो इस तरह के बहुत सारे एसएससी में पूछा जाता है, अलग अलग प्रश्न बनते हैं इससे संबंधित। तो आप ध्यान से देखिए, बर्फ जल में तैरती है अल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बर्फ का घनत्व होता है वह जल के घनत्व से कम होता है। तो जल के घनत्व से जब कम होता है तो वह वस्तु तैरेगी, जल के घनत्व से ज़्यादा जब होगा तो वह वस्तु क्या होगी? जल में डूब जाएगी, है ना? लेकिन अल्कोहल का जो घनत्व होता है वह बर्फ के घनत्व से कम होता है। यानी बर्फ का जो घनत्व होता है वह अल्कोहल के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए अधिक घनत्व वाली जो वस्तु होती है बर्फ, वह अल्कोहल में डूब जाती है। बात समझ में आई? जैसे जो द्रव पदार्थ है जब उस पर बर्फ रखेंगे, जैसे जल में आप रखेंगे तो जल का घनत्व ज़्यादा है, बर्फ का कम है, तो बर्फ तैरेगी। लेकिन बर्फ का जो घनत्व है उससे कम जब अल्कोहल का घनत्व हो जाएगा तो वह क्या होती है? डूब जाती है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। लोहे की कील पारे में तैरती है परंतु पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों? है ना? यह भी पूछा जा चुका है। तो लोहे की कील पानी में तैरती है, फिर बात वही है क्योंकि जो लोहे की कील का घनत्व होता है वह पारे से कम होता है। लोहे की कील की अपेक्षा पारे का घनत्व ज़्यादा है, तो जब घनत्व उसका ज़्यादा है तो उस पर जब लोहा की कील आप रखेंगे तो वो तैरेगी। लेकिन जब पानी की बात होती है तो विपरीत हो जाता है, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसीलिए वह पानी में लोहे की कील क्या होती है? डूब जाती है ना? बड़ा सरल उत्तर है पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला देख लीजिए। चंद्रमा का तल दिन में अत्यधिक गर्म तथा रात में अत्यधिक ठंडा होता है, ऐसा क्यों? है ना?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा की जो पथरीली और बलुई सतह होती है वह दिन में बहुत तेजी से गर्म हो जाती है ना। लेकिन वायु और जल के अनुपस्थिति के कारण जब सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाता है तो वह जितनी तेजी से गर्म हुई रहती है उतनी ही तेजी से क्या होती है, ठंडी होती चली जाती है। क्योंकि आपको पता है जो बलुई और पथरीली सतह होती है वहाँ पे जो सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जल्दी गर्म होती है, और जब उस वो सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है तो वो उतनी ही जल्दी क्या होती है, ठंडी भी हो जाती है। तो यही कारण है कि चंद्रमा का तल दिन में अत्यधिक गर्म हो जाता है सूर्य के प्रकाश में, और जब सूर्य का प्रकाश समाप्त होता है तो वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। अब गर्म करने पर कांच के बर्तन टूट जाते हैं परंतु धातु के नहीं, ऐसा क्यों? यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता होगा कि कांच जो होता है वो ताप का कुचालक होता है। कांच क्या होता है? ताप का, तापमान का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है ना। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप उसको गर्म करते हैं तो उसमें अनियमित प्रसार होने लगता है ना, तो वो टूट जाता है। लेकिन जब धातु की आप बात करते हैं तो धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक होती है, ये होती है ना, सुचालक होती है। तो इस वजह से उसको जब आप गर्म करते हैं तो वह उसमें नियमित प्रसार होता है, वह टूटती नहीं है बल्कि धीरे धीरे थोड़ी फैल सकती है, तो टूटने की गुंजाइश वहाँ नहीं होती। जबकि कांच के जो बर्तन होते हैं वे ऊष्मा के कुचालक होने की वजह से अनियमित प्रसार जब होता है गर्म करने पर तो वो टूट जाते हैं। क्लियर हो गया? आगे देख लीजिए। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला छोड़ा जाता है, ऐसा क्यों? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जब आप मार्केट से उनको खरीदते हैं तो ऊपर से तो बड़े सुंदर होते हैं लेकिन नीचे आप देखेंगे बाहरी हिस्से में तो काला पन लगा होता है, उसकी तली में काला होता है और खुरदरा भी होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो काली सतह होती है वह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। क्या होती है? ऊष्मा का अवशोषण करती है काली सतह। आपको पता है ना, काली चीज़ें ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। तो जब ये अवशोषक होती है काली सतह तो, और काली और खुरदरी सतह ऊष्मा की अवशोषक होने की वजह से उत्सर्जक भी होती है। लेकिन चमकदार और चिकनी जो सतह होती है वो ऊष्मा की सबसे कम अवशोषण और कम उत्सर्जक होती है। तो जब खाना बनाने की ज़रूरत होती है तो ऊष्मा के अवशोषक की ज़रूरत होती है ताकि वो शीघ्रता से बर्तन गर्म हो जाए, है ना। तो उसकी बाहरी सतह को इसीलिए सफ़ेद सतह की अपेक्षा काली और खुरदरी रखा जाता है ना। तो उससे क्या होता है कि खाना बनाने का जो बर्तन होता है शीघ्रता से गर्म हो जाता है और कम समय में ही खाना बनकर तैयार हो जाता है ना। आगे देख लीजिए। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर उठता चला जाता है ना। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर उठता चला जाता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हीलियम होती है क्योंकि जो हीलियम होता है उसका घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, और हीलियम एक ऐसी गैस होती है जो वायुमंडल में विस्फोट नहीं करती। तो इस वजह से जब उसका घनत्व कम होता है तो वायु में क्या करती है, ऊपर उठती चली जाती है। इसी वजह से हीलियम से भरा हुआ जो गुब्बारा है वह वायु में ऊपर उड़ने लगता है ना। अब देख लेते हैं। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान होता है, क्यों? है ना। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान होता है, क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र के जल का जो घनत्व होता है वो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है ना। तो नदी के जल का घनत्व कम होता है, समुद्र का अधिक होता है। तो जहाँ पे जैसे मानव शरीर का जो घनत्व है उसकी अपेक्षा नदी का घनत्व थोड़ा कम होगा समुद्र की तुलना में, तो इसलिए नदी में तैरना आसान है। लेकिन समुद्र का जो घनत्व है वह मानव शरीर के जल घनत्व की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर जब कोई चीज़ होती है वह तैरती है। तो समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए समुद्र के जल में तैरना नदी की अपेक्षा क्या होता है, आसान होता है। अगला देख लीजिए। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो आप जानते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल
अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है ना। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अन्य कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है ना। तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जो बैगनी रंग का प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। आपने पढ़ा होगा बैनी, आह, पिनाला, है ना, जो 7 रंग होते हैं प्रकाश में, तो उसमें जो बैगनी रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो और लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, वो सबसे कम होता है। तो ज़्यादा प्रकीर्णन होने की वजह से ही जो आकाश होता है वह क्या होता है, नीला दिखाई देता है। अब अगला देख लेते हैं, तारे दिन में नहीं दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों। क्या तारे दिन में नहीं होते, कहीं चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं, वो आकाश में ही होते हैं, है ना। लेकिन वो सूर्य की अपेक्षा ज़्यादा दूर हैं। सूर्य बाकी तारों की अपेक्षा हमारे पृथ्वी के अत्यधिक नज़दीक है। इसी वजह से जो सूर्य की प्रकाशिक तीव्रता होती है वह अन्य तारों की अपेक्षा अधिक होती है। सूर्य की प्रकाशिक तीव्रता अन्य तारों की अपेक्षा अधिक होती है। इसी वजह से सूर्य का प्रकाश तेजी से हमारे तक पहुंचता है, जबकि अन्य तारों का जो प्रकाश होता है वो हमारे यहाँ नहीं पहुंच पाता। तो जब अन्य तारों का प्रकाश हमारे यहाँ नहीं पहुंच पाता तो हम तारों को देख भी नहीं पाते हैं, और प्रकाशिक तीव्रता सूर्य की अधिक होने के कारण अन्य तारे दिन में दिखाई नहीं देते। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तारों से आने वाला जो प्रकाश होता है वह वायुमंडल की विभिन्न परतों के साथ अपवर्तन करता है ना। प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब वायु की विभिन्न परतों से होकर वह प्रकाश हमारे यहाँ पहुँचता है तो अलग अलग धूल कणों के साथ और प्रकाश वायु की विभिन्न परतों के साथ अपवर्तन होता जाता है प्रकाश का, है ना। इससे क्या होता है कि इनका मार्ग जो होता है वह वैरी करता है, बदलता रहता है, और इसी कारण से हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। वास्तव में तारे प्रकाशमान तो हैं, पर टिमटिमाने का ये जो कणों में प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, है ना। तो विभिन्न वायुमंडल की विभिन्न परतों के साथ प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला देख लेते हैं, लोहे की बनी हुई सुई पानी में डूब जाती है जबकि जहाज नहीं डूबता, ऐसा क्यों, है ना। ऐसा इसलिए होता है कि सुई द्वारा जो विस्थापित जल का भार होता है वह पानी के भार से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए सुई पानी में डूब जाती है। जबकि जहाज द्वारा विस्थापित जल का भार जहाज के भार से अधिक होता है, इसलिए जहाज क्या होती है, उस पानी पर तैरती रहती है। बात समझ में आई? या फिर वही उत्प्लावन बल की बात की जा रही है। लोहे की बनी हुई जो सुई होती है वो पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उस सुई द्वारा जो हटाया गया जल होता है उसका भार लोहे की बनी हुई सुई के भार से कम होता है। जल का भार कम होता है, इसलिए उससे भारी जो वस्तु होगी वो डूब जाती है। लेकिन जब जहाज की बात करते हैं तो जहाज इसलिए नहीं डूबती क्योंकि उसके द्वारा जो हटाया गया जल होता है उसका भार जहाज के भार की अपेक्षा अधिक होता है, जल का भार। तो इसलिए वह वस्तु या वो जहाज तैरती रहती है। अब आगे देखिए, रेल की पटरियों के बीच खाली जगह छोड़ी जाती है, ऐसा क्यों? तो आप जानते होंगे जो गर्मी के दिनों में जो लोहे की पटरियां होती हैं उनका प्रसार होता है ना। तो पटरियों में बाह्य ताप और घर्षण के कारण जब प्रसार होता है तो उनकी लंबाई बढ़ सकती है ना। वो टेढ़ी भी हो सकती हैं। तो जब आप एक साथ सटा के उसको रखेंगे तो बैंड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए थोड़ी सी खाली जगह रेल की पटरियों के बीच छोड़ दी जाती है ताकि जब प्रसार हो, गर्मी की वजह से बाह्य ताप और घर्षण के कारण जब उनमें प्रसार हो तो वह उस गैप को ढक लेगा, लेकिन वह बैंड नहीं होगा, है ना। वह पटरियां सीधी ही पड़ी रहेंगी और दुर्घटना से बचा जा सकेगा। इसीलिए रेल की पटरियों के बीच खाली जगह छोड़ दी जाती है। यह भी कई बार पूछा जा चुका है। अब देख लीजिए, अगला जो इम्पोर्टेंट है वह है बादलों वाली रात्रि स्वच्छ आकाश वाली रात्रि की अपेक्षा गर्म होती है, क्यों, है ना। जो बादलों वाली रात है, जैसे आकाश में बादल हैं, जब रात में आकाश में बादल होते हैं
तो ज़्यादा वातावरण ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन अगर आसमान साफ है तो वातावरण में उतनी गर्मी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आकाश स्वच्छ होता है तो जो ऊष्मा होती है वह विकिरण द्वारा पृथ्वी से आकाश की ओर चली जाती है ना। लेकिन जब आकाश में बादल छाए रहते हैं तो वो ऊष्मा के विकिरण बादल से टकरा जाते हैं और बादल ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। ऐसी अवस्था में ऊष्मा का विकिरण परावर्तित होकर फिर से पृथ्वी की ओर वापस आ जाता है और पृथ्वी गर्म बनी रहती है। बात समझ में आई? बादल से ऊष्मा का विकिरण टकराकर जब पृथ्वी पर वापस आ जाता है तो वह गर्म पृथ्वी को गर्म बनाए रखता है। लेकिन जब स्वच्छ आकाश होता है तो पृथ्वी से विकिरण जब ऊपर की ओर जाता है तो वो बाहर निकल जाता है और पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती चली जाती है। क्लियर हो गया? अगला देख लेते हैं। पंप से हवा भरने पर वह गर्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा जब आप साइकिल के टायरों में हवा भरते हैं तो वह पंप कुछ समय बाद ही गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पंप में वाशर और सिलेंडर लगा होता है ना, तो उसकी भीतरी दीवारों वाशर और सिलेंडर के भीतरी दीवारों के बीच घर्षण होता है और उन घर्षण के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से वह पंप क्या होता है? गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा पंप में वाशर लगा होता है और जब आप उसको ऊपर नीचे करते हैं, पंप को प्रेशर देते हैं, तो जो उसका पंप सिलेंडर होता है जिसमें से हवा बाहर निकलती है तो उसमें रगड़ होती है वाशर की और इसी वजह से ऊष्मा पैदा होती है और वह पंप धीरे धीरे गर्म हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों? है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रेशर कुकर होता है उसमें वायु दाब जल्दी ज़्यादा बढ़ता है ना। तो वायु दाब बढ़ने के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है ना, और पानी जल्दी उबलने लगता है। जब पानी जल्दी उबलता है तो खाना जल्दी पक जाता है ना। यानी वायु दाब बढ़ने के कारण जल के क्वथनांक को जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और पानी जल्दी उबलने लगता है, इसलिए खाना भी जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में। अब देख लेते हैं पुल पार करते समय सेना के जवान कदम ताल क्यों नहीं करते? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब आ चुका है कई बार। आप ध्यान से देख लीजिए। जब सेना के जवान पुल पार करते हैं तो कदम ताल इसलिए नहीं करते क्योंकि यदि सभी सैनिकों के कदमों की आवृत्ति, जब कदम ताल करेंगे तो उनके कदमों से जो आवाज़ निकलती है जो उसकी आवृत्ति होती है ना, पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाएगी, तो पुल में बहुत बड़े आयाम के कंपन होने लगेंगे, है ना। जब उस पर एक साथ पैर पटके जाएंगे तो क्या होगा? पुल में बहुत बड़े आयाम का कंपन उत्पन्न हो जाएगा और उससे पुल के टूटने का खतरा हो जाएगा। तो इसी वजह से जब सेना के जवान पुल पार करते हैं तो वो उस समय कदम ताल नहीं करते। अब अगला देख लीजिए। हवाई छतरी के केंद्र में एक छिद्र बना रहता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब हवाई छतरी के माध्यम से कोई व्यक्ति नीचे उतरता है तो उसके केंद्र में छिद्र इसलिए कर दिया जाता है ताकि हवा धीरे धीरे ऊपर की ओर निकलती रहे। इससे क्या होता है कि हवा की जो प्रतिरोधक शक्ति होती है, जो आपको नीचे आने से रोकती है, वह कम हो जाती है। हवा की प्रतिरोधक शक्ति क्या होती है? कम हो जाती है और छतरी लगभग लंबवत रूप में धीरे धीरे नीचे आ जाती है, तो उतरने में आसानी होती है। इसी वजह से जो हवाई छतरी होती है उसके केंद्र में एक छिद्र बना दिया जाता है ताकि नीचे की प्रेशर वाली जो हवा है वह धीरे धीरे ऊपर निकलती चली जाए और उसकी प्रतिरोधक क्षमता को हम कम कर सकें। आगे देख लेते हैं। खौलते जल की अपेक्षा वाष्प से जलना अधिक कष्टकारी होता है। आपने महसूस किया होगा, है ना। कई बार ऐसा होता है जैसे गर्म पानी में आपका हाथ पड़ जाए तो उससे बहुत समस्या उतनी नहीं होती जितनी कि अगर थोड़ी सी भाप हाथ में लग जाती है तो, वाष्प लग जाती है तो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ही तापक्रम पर उबलते हुए जल की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। कितनी होती है? एक मिनट ध्यान से आप देखें कि जो एक ही तापक्रम पर उबलते हुए जल की गुप्त ऊष्मा 80 किलोग्राम, कितना? 80 किलोग्राम कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है, ठीक है। जबकि वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह 539 किलो कैलोरी, कितनी?
539 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है ना। तो जब गुप्त ऊष्मा जो होती है उसी की वजह से वाष्प से जलने में ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि वो गुप्त ऊष्मा ज़्यादा तीव्र होती है जल की या खौलते जल की गुप्त ऊष्मा की अपेक्षा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर सांस लेना कठिन होता है, क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर वायु दाब कम हो जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में जब वायु दाब कम होता है तो वायु की मात्रा भी विरल हो जाएगी, उसका घनत्व भी कम हो जाएगा। इससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती है पहाड़ों पर, इसीलिए पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई होती है। बात समझ में आई? पहाड़ों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब कम होता है, जिससे वायु की मात्रा विरल हो जाती है और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाती। इसी वजह से पहाड़ों पर सांस लेना कठिन हो जाता है। अगला देख लीजिए, पहाड़ों पर खाना बनाने में अधिक समय लगता है, ऐसा क्यों? यह भी इसी से मिला जुला है ना। क्योंकि जब पहाड़ की चोटियों पर आप खाना बनाएंगे तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। तो ऐसी स्थिति में वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण वहाँ जो जल होता है वह 71 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है। कितने पर? 71 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही उबलने लगता है, इसलिए वहाँ पर खाना को पकाने में अधिक समय लगता है। अगला और अंतिम देख लेते हैं, ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऊनी कपड़े होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे कुचालक होते हैं। ऊनी कपड़े क्या होते हैं? ऊष्मा के अच्छे कुचालक होते हैं। ऊनी कपड़ा पहनने से शरीर का ताप बाहर नहीं निकल पाता, तो जिसके कारण ठंड नहीं लगती है। लेकिन इसीलिए जब ठंड के मौसम में हम सूती कपड़े की अपेक्षा ऊनी कपड़े पहनते हैं तो हमको ठंडक नहीं लगती है। उसका कारण यही है कि जो ऊनी कपड़ा होता है वह शरीर के तापक्रम को बनाए रखता है, शरीर के तापमान को बाहर नहीं जाने देता, और जो बाहर का टेम्परेचर है उसको वो शरीर तक पहुंचने नहीं देता है। बात समझ में आई? इसी वजह से ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि ऊनी कपड़े ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्लियर हो गया? तो यदि यह इम्पोर्टेंट वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को फिर से जय हिंद।